नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के घर जाने पर बवाल मचा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार देर शाम को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर गणेश उत्सव से जुड़े आयोजन में शामिल होने के लिए गए थे और वहां जो आयोजन था वो उन्हें बुलाया गया था या वे स्वयं होकर गए थे, ये अभी इसकी खोजबीन जारी है। कभी निकल कर आता है कि ये चंद्रचूड़ जी की ओर से कहीं उन्हें आमंत्रण था, तो कहीं ये भी निकल रहा है कि वो स्वयं होकर गए थे। लेकिन जो पूरा कुछ हुआ है उसके बाद से बवाल मचना स्वाभाविक भी है, क्योंकि पूरा देश जानता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो स्थिति है उसमें कई सारे केसेस भारत सरकार से जुड़े चल रहे हैं, कई सारे फैसले आए हैं, कुछ आने हैं। और DY चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट में कुछ ही महीने का समय शेष है। इसी साल उन्हें नवंबर में रिटायर होना है। और इन सब के पहले ये जो कुछ भी हुआ है, जो धार्मिक आयोजन और जिस तरीके का गणेश उत्सव को लेकर एक मेल मुलाकात, तो इसके बाद जो बवाल है, बवाल मचना इसलिए भी लाजमी है कि एक जो जुडिशियली और न्यायपालिका और कार्यपालिका और साथ साथ विधायिका के बीच जो एक दूरियों की बात बार बार होती है, वो सिलसिला निरंतर टूटता नजर आता है। और खासकर बहुत सारे ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसमें जो जजेस या तो कंपल्सरी रिटायरमेंट लेके कोई दल को ज्वाइन कर रहा है या बाद में उन्हें किस तरीके से उपकृत किया जाता है, वो सारी चीजें और उनके फैसले जो होते हैं वो कहीं ना कहीं उसकी समीक्षा, उन पर बातचीत बाद में होती है। तो ये मामला जब से हुआ है, इसके बाद जो बवाल है उसमें सबसे ज्यादा यदि कोई एग्रेसिव है तो वो शिवसेना उद्धव ठाकरे का जो दल है उसकी ओर से बड़ी एक सख्त प्रतिक्रिया आई है। संजय जो निरुपम है, उन्होंने माफ कीजिएगा, संजय राउत ने उस पर एक कड़ी प्रतिक्रिया दी है और जमकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निशाने पे लिया है। और प्रधानमंत्री को तो निरंतर निशाने पे लिया जाता ही रहा है कि कैसे संवैधानिक संस्थाएं हो या न्याय प्रणाली व्यवस्था हो, और भी जो जिस तरीके से उनकी ओर से मूव्स होते हैं उस पर सवाल उठते हैं। और एक ये भी कहीं ब्लेम हो रहा है कि ये मेल मुलाकात कहीं ना कहीं जो बड़े उद्योगपति हैं उन्हें पहुंचाने के लिए भी अपने आप ये जो सवाल उठ रहे हैं उसके जवाब ऑटोमेटिकली आ रहे हैं, स्वमेव जवाब, स्वयंभू जवाब जो आ रहे हैं। तो उसमें किसी ने ये भी सवाल के जो उठा है उसका जवाब उछाला है कि कहीं इसके पीछे वो A1 A2 भी हो सकते हैं, और उसकी दलीलें भी उसे लेकर दी गई हैं। तो जो ये पूरा का पूरा मसला है, मामला है जिसपे बवाल है, और जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से जैसी एक शर्मनाक प्रतिक्रिया आती है वैसी ही प्रतिक्रिया आई है। जो उनका IT सेल है उसकी तरफ से कहा गया है कि ध्यान करिए, रोजा इफ्तार जब होते थे तो कैसे प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिला करते थे। तो उसका जवाब यह है, और इधर विपक्ष घेरे हुए है, आरोप प्रत्यारोप, दावे प्रतिदावे और तमाम बवाल और सवाल खड़े होंगे। तो इन सब पर चर्चा के लिए हम चलेंगे। हमारी ये डिबेट होती है, इसमें खास पैनल हमसे जुड़ा है हमसे। हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट श्रवण गर्ग साहब हैं, राजेश ठाकर जी हैं, और राजनीतिक विश्लेषक बिलाल सब्जवारी जी हैं। इसके अलावा आनंद वर्धन सिंह साहब भी जुड़ेंगे हमसे कुछ देर में। मैं परिचय की बहुत आवश्यकता होती नहीं है, सब जानते हैं, श्रवण गर्ग साहब को भी जानते हैं। एक बहुत लंबा अनुभव आपका है, राजेश जी का बहुत लंबा अनुभव है, बिलाल भाई निरंतर टिप्पणियां आप करते देखते हैं। हमारे जो चैनल है आप इस पे आपको सुनते हैं, शानदार बोलते हैं, जानदार बोलते हैं और खुला और बेबाक बोलते हैं। शुरुआत में श्रवण सर से करना चाहूंगा। श्रवण सर, जो पूरे का पूरा मामला और मसला है, इस पर अगर पहली प्रतिक्रिया मैं चाहूँ, और इसके साथ साथ जो दूसरा एक इसके जो सवाल की मैंने बात की जिसके कुछ जवाब उछल रहे हैं, उसमें वो A1 A2 की भी बात हुई है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में फुल बेंच, जिसमें ये जो आपके चंद्रचूड़ जी की अगुवाई वाली बेंच ने कल ही एक जो वो रॉयल्टी वाला मामला है जिसमें जो तमाम मिनरल्स हैं उसको लेकर राज्यों को क्या अधिकार है उस पर कहीं एक उसके अधिकार प्रतिपादित किए हैं, और करीब 1.5 करोड़ रुपए की एक ऐसी स्थिति पैदा हुई कि शायद लौटाना पड़े। और एक चीज ये भी है कि शायद 70-80 हजार करोड़ रुपए जो है वो ये जो उद्योगपति गण है इन्हें लौटाना पड़ेंगे, देना पड़ेंगे। तो ये सब चीजें जो उठ रही हैं, इस पे आपकी प्रतिक्रिया सर? देखिए, मैं इसमें उद्योगपतियों की भूमिका तो कोई पढ़ता नहीं हूँ, मुझे कोई नजर नहीं आती है, क्योंकि ये
मामला कुछ और है इसमें। चंद्रचूड़ साहब उलझ गए हैं, फंस गए हैं। कुछ ऐसा हुआ है कि उनको वो कहा गया, प्रेरित किया गया कि आप बुलवाइए उनको या फॉर्मल एक इनविटेशन भेज दीजिए। ये बड़ा एक एक सोचा समझा पूरा का पूरा मामला नजर में आता है, क्योंकि इसमें इसकी कई परतें हैं, ये एक परत नहीं है। सर। आप अगर देखें कि प्राइम मिनिस्टर की कहीं विजिट हो, उसके पहले पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जाता है। सर। वो चाहे किसी का घर हो या कोई वेन्यू हो, और पूरी की पूरी आप देख रहे हैं कि अगर उसके कमरे को देखें, आप पूरी लोकेशन को देखें, बहुत बड़ा जगह नहीं है वो जो दिख रहा है। अगर आप एक कैमरे के एंगल से या फोटोग्राफी के एंगल से देखें तो कोई पंडाल नहीं है, वो बहुत छोटी जगह है। सर। इसका मतलब है कि फोटोग्राफरों की पोजीशनिंग को लेके काफी काम किया गया है, और एक तरह की प्लेसमेंट की गई है, किसको कहाँ खड़े रहना है, कैसा एंगल आएगा, कैसे पीएम आएंगे। क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि पीएम की जो छवि है कितनी प्रोमिनेंटली उभर कर आ रही है। तो ये आप देखिए, आपने जो सबसे बड़ी बात हुई है आज कि शेयर मार्केट पहली बार लाइफ टाइम में 1439 पॉइंट से ज्यादा ऊपर गया है सेंसेक्स, और निफ्टी जो गया है 470 पॉइंट से ऊपर गया है। अब आप इसमें ढूंढ सकते हैं कि इसमें A1 और A2 को फायदा काफी हुआ होगा, क्योंकि ये राजेश भाई तो जानते हैं इन तमाम चीजों को कि इसका मतलब क्या है और इसका किसको फायदा मिला होगा पूरे के पूरे मामले को। क्योंकि जब से ये एग्जिट बॉन्ड का मामला फुस हुआ और शेयर मार्केट कोलैप्स हुआ, 17 लाख करोड़ का घाटा हुआ इन्वेस्टर्स को, 20 लाख करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बाद जो घाटा हुआ, ये शेयर मार्केट के लिए बहुत बड़ी संजीवनी ने काम किया है। मतलब ये 4 जून के बाद पहली बार हम देख रहे हैं, तो आप इसको ये मान सकते हैं कि ये प्रधानमंत्री के अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई है। अब देश के लिए किस तरह के दिन है मैं तो कह नहीं सकता। एक जो बड़ी चीज है जो आपने कहा बवाल मचा हुआ है, मेरा मानना है कि बवाल मचा नहीं हुआ है, मचेगा। सर। ये ये कोई छोटी चीज नहीं है, क्योंकि चंद्रचूड़ साहब का जो पूरा कार्यकाल है वो 2 साल का है। अगर आप देखें तो नवंबर 2022 में उन्होंने शपथ ली थी, सर। और उसका एक कोइंसिडेंस ये है कि जब उन्होंने शपथ ली थी तो मुझे किसी ने जानकारी में बताया है कि उस दिन प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश में रैलियां कर रहे थे, चुनावी रैली। उनके शपथ ग्रहण समारोह में नहीं थे पीएम। अब आप सोचिए कि 2022 में पीएम की जो मुद्रा थी, करेंसी थी, और 2024 में वो उसका जो डिवैल्यूएशन हुआ है 4 जून के बाद, वो प्रधानमंत्री को बहुत जरूरी है कि एक जो पूरा का पूरा जो फोकस इस समय राहुल गांधी पर केंद्रित है, पूरी की पूरी डिबेट बदली हुई है, उसमें एक तरह का डिस्ट्रैक्शन चाहिए उनको। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये बहुत बड़ी घटना है। खासकर महाराष्ट्र के चुनाव की तारीखें अभी घोषित नहीं हुई हैं पूरा। आपने जिक्र किया संजय राउत की रिएक्शन का, जी। ये पहली नेचुरल रिएक्शन होना चाहिए महाराष्ट्र से, क्योंकि ये पूरा टारगेटेड है। आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री पूरे महाराष्ट्रियन परिधान में है। वो जो जी। जी। जिस तरह की केप उन्होंने लगाई है वो महाराष्ट्र में पूजा में लगाई जाती है। तो एक पूरा का पूरा जिसको कहना चाहिए ड्रेस रिहर्सल,
हुआ है। और इसमें जो रिएक्शन आ रही है सोशल मीडिया में, कभी आप देखें इंदिरा जयसिंह जैसी नामी गिरामी जी वकील ने जो प्रतिक्रिया दी है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो पूरा का पूरा वायलेशन हुआ है, सर। कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में जो दूरी होना चाहिए वो दूरी खत्म हो गई। चंद्रचूड़ साहब और प्रधानमंत्री के बीच में जितनी दूरी खड़े होने की है, अब जितनी दूरी पर वो दोनों खड़े हुए हैं पूजा में, बस अब उतनी दूरी बची है। तो इसलिए ये मतलब आप देखें प्रशांत भूषण ने जो कहा जी है, या और तमाम लोगों ने जिस तरह की बातें कही है, ये मैं ऐसा मानता हूं कि ये काफी चंद्रचूड़ ने पिछले, हालांकि उनके कई फैसले कंट्रोवर्शियल भी रहे हैं, पर कुछ फैसले काफी अच्छे रहे हैं जिन्होंने इस देश को कुछ उम्मीदें भी जगाई है। और बहुत सारे फैसले अभी बाकी हैं, जो महत्वपूर्ण फैसले बाकी हैं, जिसमें सरकार की एजेंसियां, विपक्ष के नेता। आप एक फैसला तो आप यही मान लीजिए कि केजरीवाल की रिहाई का मामला जी जी जो कल आना है, जो तो ये तमाम चीजें जो हैं एक टॉकिंग पॉइंट बन गई हैं जो पूरे देश में, और पूरा का पूरा देश का जो डिबेट है वो बदल गया है। मतलब जो सर। जिसको कहना चाहिए ना कि जिसको डिस्कोर्स को चेंज कर दिया है मोदी जी ने अपने एक एक्शन से, कि भाई देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये उन्होंने बताया कि देखिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये जो उनका जो चमत्कार का जो एक फैक्टर है मोदी जी का, वो इसमें दिखता है। तो मैं मानता हूं कि ये, मैं इसको बहुत बड़ी घटना संजीव जी मानता हूं। और सर। अपन सेकंड सेशन में बात करेंगे, और आप पूछेंगे कुछ तो उस पर बात करेंगे। बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। मैं इसके अलावा जो आपने बात कही, वो जो संजय राउत, वो मैं बयान सुनाता हूँ, उसको सुनिएगा। मैं आनंद सर के पास जाऊं उसके पहले हम सुनते हैं उसको। और प्रधानमंत्री जी और सर हमारे चीफ जस्टिस साहब ने एक साथ मिलकर आरती भी उतारी भगवान की। एक दूसरे के घर में जाते, प्रधानमंत्री अब तक कितने लोगों के घर में गए मेरे पास जानकारी नहीं है। दिल्ली में बहुत जगह पे गणेशोत्सव है, हमारे महाराष्ट्र सदन में है, महाराष्ट्र मंडल का है, होता है ना। लेकिन चीफ जस्टिस साहब के पास प्रधानमंत्री जी गए और प्रधानमंत्री जी और सर हमारे चीफ जस्टिस साहब ने एक साथ मिलकर आरती भी उतारी भगवान की। हमारी शंका इतनी है कि क्या ये संविधान के रखवालदार इस प्रकार से अगर राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं तो लोगों के मन में शंका है। हमारी जो केस है महाराष्ट्र में, जो घटना बाह्य सरकार चल रही है और उसकी सुनवाई चंद्रचूड़ साहब के सामने चल रही है, तो हमें शंका है कि हमें न्याय मिलेगा। क्योंकि एक पार्टी है उसमें प्रधानमंत्री जी, जो हमारा मुकदमा चल रहा है उसमें पार्टी है केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार के मुखिया सर न्यायाधीश के सामने साथ आते हैं, घर में बैठते हैं। तो सर न्यायाधीश चीफ जस्टिस ने इस केस से अपने आप को अलग करना चाहिए, नॉट बिफोर मी करना चाहिए। क्योंकि एक पार्टी है प्रधानमंत्री इस मुकदमे में, उनके साथ उनके रिश्ते खुलेआम दिख रहे हैं। ऐसे में क्या चंद्रचूड़ साहब हमें न्याय दे पाएंगे? 3 साल से तारीख पर तारीख हो रही है, एक गैर कानूनी सरकार चल रही है। एनसीपी और शिवसेना जैसी पार्टी को जिस तरह से तोड़ा है, हाँ, उनके सामने ये भी गलत है। हमें न्याय नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री खुद महाराष्ट्र के गैर कानूनी सरकार में इंटरेस्ट ले रहे हैं बचाने के लिए, और न्याय देने का जिम्मा जिस न्यायाधीश जी के ऊपर है, उनके साथ उनका इस प्रकार का जो दोस्ताना और रिश्ता है, तो महाराष्ट्र के मन में कल एक शंका आ गई कि हमें न्याय मिलेगा। ऐसा लगता नहीं। इसलिए मुझे लगता है एक परंपरा है कि ऐसे केस में अगर कोई पार्टी होती है और वो न्यायाधीश महाराज जस्टिस का कोई रिलेशन दिखता है,
तो उस मुकदमे से अपने आप को अलग कर लेती है। तो ये आनंद सर, आपने सुना वो जो कह रहे हैं, ब्लेम बिल्कुल ना केवल महाराष्ट्र के मन में, बाकी और भी जो बाकी राज्यों से हैं या और भी इस तरीके के मामले हैं जिसमें पार्टी कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार है या जो प्रधानमंत्री सीधे कई मामलों में बनाए गए हैं। तो इन सब के परिप्रेक्ष्य में और साथ साथ जो श्रवण सर ने कहा कि क्या ये ध्यान हटाने की एक है कि जो आज राहुल गांधी पे पूरा फोकस था उसको हटाने, और दूसरा ये जो आशंकाएं कितनी बलवती होंगी, इसके क्या रिपरकेशंस होंगे सर? आनंद सर। नहीं, देखिए, मैं थोड़ा और इसमें जोड़ दूं जो भी उन्होंने कहा। एक तो बिल्कुल क्लियर मैसेज ये देना चाहते हैं सबको, वो ऑपोजिशन को भी दे रहे हैं, जुडिशरी को भी दे रहे हैं, एग्जीक्यूटिव को भी दे रहे हैं, और अपने पीछे जो चलने वाले हैं उनको भी दे रहे हैं, जो विपक्षी उनको भी दे रहे हैं कि ये है मेरा यहां तक पहुंच है, तुम कर क्या लोगे, पहली चीज। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो संजय राउत जी बात कह रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, सुप्रीम कोर्ट में ज्यादातर जो मुकदमे जाते हैं उसमें 80% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें पार्टी होती है, 80%, मैं 100% नहीं बोलूंगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्जीक्यूटिव का हेड जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर है। मैं एक किस्सा इसलिए बता दूं कि आज सुबह ही जस्टिस गोविंद माथुर ने अपने साक्षात्कार में ये बात कही और मुझे भी वहीं से पता लगी। उन्होंने बताया कि एक बार जस्टिस पतंजलि शास्त्री और जवाहरलाल नेहरू जी स्टेज शेयर किए थे, दोनों लोग एक स्टेज पे आए थे। जवाहरलाल नेहरू जी ने अपना भाषण में ये कहा कि भाई ये हमारी रिलेशनशिप न्यायपालिका और कार्यपालिका की रिलेशनशिप में हार्मनी होनी चाहिए, टकराव नहीं होनी चाहिए। उस बात पे जस्टिस शास्त्री एक तो वहां से छोड़ के चले गए और वो ये भी कहे कि ये बिल्कुल गलत है, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में एक दूसरे के हम लोग प्रबल विरोधी होने चाहिए, हार्मनी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हार्मनी होगी तो न्याय नहीं डिलीवर होगा। ये बात मैं इसलिए उनके हवाले से कह रहा हूं कि ये उस समय का था, लेकिन वो भी एक जमाना था जब जस्टिस शास्त्री जैसे इस तरह के बात कहने वाले लोग थे और जवाहरलाल नेहरू जैसा प्राइम मिनिस्टर इस बात को सुनने वाला था। तो ये तो अब गुजरे जमाने की बात है कि कभी ये हुआ करता था। दूसरी बात यह है कि बहुत से लोगों का ये कहना है कि मोदी जी खुद पहुंचे, कि उन्होंने बुलाया, कि ये मोदी जी खुद पहुंचे हो, पहुंचवाए हो, बुलवाए हो, जबरदस्ती करवाए हो। लेकिन चंद्रचूड़ साहब इतना तो कर ही सकते थे कि साहब पूजा के समय आप ये सब वीडियो मत चलाइए, इतना तो उनको कहना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर वो इतना भी नहीं कह रहे हैं तो इसका मतलब उनका भी कहीं ना कहीं इसमें मूक सहमति नहीं, इसमें एक्टिव सहमति है। जितने जोर जोर से ताली बज रही है और जितने आरती घुमाई जा रही है। अब दो तीन चीजें इसमें यह हैं कि इस कोड ऑफ कंडक्ट में क्या होना चाहिए। मैं दो तीन, क्योंकि आज जब उन्होंने ये काम कर दिया है चंद्रचूड़ साहब ने, तो उन्होंने, मैं एक और जज की बात करूं, मेरे कार्यक्रम में 5 से 6 कार्यक्रम करता हूं, मैंने 4:30 बजे एक किसी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से जो बहुत ही सीनियर थे और बहुत ही अपने समय के विद्वान जज माने जाते हैं, उनसे बात की। उन्होंने कहा भाई देखिए, चंद्रचूड़ साहब का बिल्कुल क्लियर है जुडिशरी में, वो सैटरडे और संडे को तो वो रहते हैं बिल्कुल बढ़िया जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सैटरडे संडे को सारा ज्ञान बांटते हैं कि ऐसे होना चाहिए, लोअर जुडिशरी को बेल देनी चाहिए, सबको ये करना चाहिए। मंडे से फ्राइडे वो फिर एग्जीक्यूटिव के आदमी हो जाते हैं, फिर वो ये सब नहीं करते हैं, फिर वो मैनेज करने लगते हैं। ये एक कोई व्यक्ति कह रहा है जो उसी फ्रेटर्निटी चाहता है। मैं ये जो मंदिर का खेल है, इसका मैं खेल इसलिए भी बता दूं, ये मैं पहले भी कहा हूं, मैं सार्वजनिक रूप से फिर से कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश ने ये आरती और ये सब करने का एक खेल देखा हुआ और उसको वी हैव पेड दैट प्राइस आल्सो। यहां के जज, हाई कोर्ट के जस्टिस एस.एन. शुक्ला, नाम से ले रहा हूं सब ये बातें, जस्टिस एस.एन. शुक्ला मेडिकल कॉलेज की भर्ती घोटाले में ठीक से लिप्त थे, वो उनके ऊपर चार्जेस प्रूव हो गए थे। गोगोई साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने जब ये कमेटी बनाई, संभवतः ये साहब भी उस कमेटी में थे, मुझे बहुत याद नहीं है, लेकिन उस कमेटी ने पाया कि ये भाई साहब लिप्त हैं इन सारे हेराफेरी में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इंपीचमेंट की फाइल प्रेसिडेंट के यहां भेजी, जो रामनाथ कोविंद साहब थे, और चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो यूपी हाई कोर्ट को हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट बोलते हैं, उनको भेजा कि इनसे सब काम ले लिए जाए, इनको कोई काम मत दीजिए जब तक इनका इंपीचमेंट नहीं होता है, उनसे सारे काम ले लिए जाएगा। जस्टिस एस.एन. शुक्ला 2.5 साल जज रहे हाई कोर्ट में, एक भी फाइल नहीं देखे,
पूरी तनख्वाह लिए, पूरा प्रोटोकॉल लिए, और वहां पूरे तरह से फिर अंत में वो उनका जो फॉर्मल फेयरवेल होती है वो हुई, जिससे उनके वो सब जो बेनिफिट्स हैं, पेंशन वेंशन गड़बड़ ना हो। लेकिन 2.5 साल हमारे रामनाथ कोविंद जी उस फाइल पे बैठे रहे। चंद्रचूड़ साहब, अरे जस्टिस गोगोई के बाद जब दीपक मिश्रा साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, उन्होंने एक दूसरा पत्र लिखा रामनाथ कोविंद जी को कि भाई इनका इंपीचमेंट करिए, ये भाई साहब एक ऐसे ही बैठ के तनख्वाह ले रहे हैं। नहीं हुआ। और इसके पीछे की कहानी यह है कि रामनाथ कोविंद जी जस्टिस एस.एन. शुक्ला के घर, जो सुल्तानपुर में है या जो सुल्तानपुर में है, वहां खूब पूजा पाठ करने जाते थे, पूजा साथ साथ करते थे। तो उसका तो सामने सामने हम लोगों ने देखा हुआ, उसका क्या हुआ। उसके बाद की बात दूसरी है कि जब वो रिटायर हो गए तो सीबीआई को परमिशन मिल गई, फिर वो गिरफ्तार हुए, वो उसमें लिप्त हैं। कहना यह है कि ये जो काम आज हुआ है, जो जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने किया है, वो एक बहुत से लोगों की आशाएं हैं। जो छोटा आदमी तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता है, लेकिन फिर भी उसको लगता है कि वहां पे कोई न्याय है, कोई व्यक्ति बैठा हुआ है न्याय की कुर्सी पे। उन सारी चीजों पे आज एक बड़ा भारी लोगों की उम्मीद टूटी है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई शॉर्ट टर्म की बात नहीं है। बहुत से अब पुराने, मैं 1 मिनट में और खत्म कर लूं, पे फिर से बात हो रही कि ये क्यों किया था। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखिए तो इनका कोई भी जजमेंट कंक्लूड नहीं हुआ है। इन्होंने जस्टिस लोया, जो एक इनकी फ्रेटर्निटी का आदमी था, उसको कारपेट के नीचे उस जांच को करने का काम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब ने किया था। ये वही व्यक्ति हैं जो बहुत से लोग नहीं थे। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जो ऑर्डर था उस बेंच में ये थे, उन 5 लोगों में। और जो उसके जानकार हैं उनका मानना ये है, आज हाईकोर्ट के एक वकील साहब वहां के थे इलाहाबाद, उसकी पूरी लैंग्वेज वो थी कि पूरी ड्राफ्टिंग, पूरा ऑर्डर चंद्रचूड़ साहब का लिखाया हुआ है। तो ये सारी चीजें अब हो रही, लोग इन बहुत सी चीजों को भूलते जा रहे थे। 2 बातें कह के, इलेक्टोरल बॉन्ड में इन्होंने बताया कि बिल्कुल बेईमानी का बॉन्ड है, इसमें सब लोग लिप्त हैं, इसमें वो है, और इसमें सारी पार्टीज लिप्त थी, वो चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे तृणमूल हो, चाहे सब लोग लिप्त थे। अगर एक कोई गैर कानूनी और असंवैधानिक है, उससे पैसा वापस नहीं लिया जाएगा। डाकू अगर कोई चोरी करता तो डाकू से वसूली नहीं होगी। तो ये तो डाका हुआ था, डकैती हुई थी इस देश के साथ। आप उसको वापस करने का आप ऑर्डर नहीं लिखेंगे? क्यों नहीं लिखेंगे आप वो ऑर्डर? आप महाराष्ट्र में बताते हैं कि यहां पे एक जो सरकार गिराई गई, वो गवर्नर साहब ने गलत ढंग से गिराई, और ये जो सरकार बनी है ठीक नहीं है। 2.5 साल से सरकार चल रही है, गलत सरकार। और आपने एक लाइन लिखा कि वो जो गवर्नर साहब थे, ऐसे व्यक्ति को आगे से किसी संवैधानिक पद पे ना बिठाया जाए। आप केवल वो उतना काम किए जितने में आपका काम मिनिमम में चल जाए। सरकार से जो एक उम्मीद रहती है कि न्यायाधीश, न्यायपालिका सरकार के गलत कामों पे भी रोक लगाएगी, वो कहीं होता हुआ नहीं दिखा। एक लंबी लिस्ट है, चाहे वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट हो। हमको आपको क्या, आज तो सबके सामने है कि क्या हो रहा है, सबके सामने। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पे क्यों नहीं अडानी जी मुकदमा कर रहे हैं हिंडनबर्ग के ऊपर? भाई क्यों नहीं माधवी बुच मुकदमा कर रहे हैं पवन खेड़ा के ऊपर कि इनको फांसी की सजा दे दी जाए? ये झूठ बोल रहे हैं। क्यों नहीं इन लोग आके न्यायालय में आ रहे हैं? ये सारा कुछ मिलीभगत है, और देश को और सबको इससे दुख हुआ है। और ये एक बड़ा धक्का पहुंचा है हमारा लोकतंत्र कहिए, हमारे जुडिशियल सिस्टम कहिए, उस सब पे एक बड़ा धक्का है। और फिर एक बार मोदी जी ने प्रूव कर दिया है कि सारा कुछ उनके कंट्रोल में है। वो कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, वो सब कुछ अब मोदी जी के कंट्रोल में है। संजीव जी। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको प्रूव भी करने की, राजेश भाई आप निरंतर बार बार कहते हैं, आपके साथ हूं बिलाल सर के पास जाने के पहले, आप सदैव कहते हैं कि मोदी जी किसी भी हद तक जा सकते हैं, जाते हैं और जाएंगे। ये पूरे का पूरा क्रम है जो आपने सुना, चाहे श्रवण सर को सुना और आनंद जी को सुना, आपने बहुत सारे उन्होंने तथ्य और सारे तर्क भी दिए हैं। क्या इसके पीछे जो मैंने पूछा था कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से एक, जो श्रवण सर ने भी कहा था कि उस जो एक उनको लेकर जो एक माहौल क्रिएट होता है उससे तोड़ने वाला, उसके पीछे क्या देखते हैं आप? क्योंकि आप बहुत निकट से जानते हैं मोदी जी को, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा, आपकी अपनी प्रतिक्रिया। देखिए संजीव जी, हमारे दोनों विद्वान और सीनियर पत्रकारों ने बहुत सारी बातें करी है इस घटना के बारे में। सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो
चीफ जस्टिस है वो सुप्रीम कोर्ट के विश्वास का प्रतीक है। लोग जो है निचली कोर्टों से जो है वो न्याय नहीं मिलता, हाई कोर्ट से न्याय नहीं मिलता, तो आखिरी उसकी उम्मीद जो है वो सुप्रीम कोर्ट होती है। और कोड ऑफ कंडक्ट ये कहता है, वो किसी भी संस्था का हो, ये तो चीफ जस्टिस सीजेआई है, किसी भी संस्था का हो, कि मेरा अगर इंटरेस्ट किसी चीज के अंदर है, मैं एक कोऑपरेटिव बैंक के अंदर चेयरमैन भी हूं, तो मैं जो है मेरे ब्लड रिलेशन में किसी भी व्यक्ति को जो है वो फाइनेंस जो है वो रिकमेंड नहीं कर सकता, उनको फाइनेंस दे नहीं सकता। ये एक कोड ऑफ कंडक्ट है। तो एक छोटे से पद के लिए ये एक चीज है कि भाई आप जहां पर बैठे हो वहां पर आप जिन लोगों के साथ, और खास करके जो सरकार है और सरकार और न्यायपालिका, वो दोनों तो बिल्कुल एक दूसरे के विरुद्ध के छोर है, क्योंकि सरकारों के खिलाफ जो है याचिका आती है उसका निर्णय वो सुप्रीम कोर्ट को करना है। आपका उद्देश्य कोई भी हो, नरेंद्र मोदी का उद्देश्य राजनीतिक हो सकता है क्योंकि वो तो राजनीतिक व्यक्ति है, लेकिन आप जब इस पद पर हो तो आपका जो विवेक है वो विवेक आपको ये जो है कहना चाहिए था कि भाई आप इस वक्त जब हुए मैं इस पद पर हूं तो मैं आपको नहीं बुला सकता, कितना भी दबाव हो। अगर दबाव के अंदर कोई बुला लेता है प्राइम मिनिस्टर को या पॉलिटिकल किसी गेम का हिस्सा हो जाते हैं, आप हम समझते हैं कि जाने अनजाने का शायद कर दिया, तो इतने बड़े पद पर बैठा हुआ आदमी अगर प्रेशराइज होता है या जाने अनजाने में कोई पॉलिटिकल एजेंडा का हिस्सा हो जाता है, तो वो भी एक तरह से जो है वो उनकी निर्बलता है वो साबित होती है। दूसरी चीज ये है कि ये विघ्नहर्ता की आरती है, तो नरेंद्र मोदी आरती गणेश जी की कर रहे हैं या चंद्रचूड़ की कर रहे हैं, ये भी समझना पड़ेगा, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि हमारे जो विघ्न है, जो अदानी का हो, अंबानी का हो, माधवी बुच का हो, इलेक्ट्रो बॉन्ड का हो, महाराष्ट्र सरकार के मामले में हो, बहुत सारी लंबी लिस्ट है, उसमें विघ्न जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चंद्रचूड़ डाल सकते हैं। तो ये दिख तो ये रहा है कि विघ्नहर्ता की आरती जो है वो कर रहे हैं, लेकिन शंका और संदेह लोगों के बीच में ये है कि ये चंद्रचूड़ साहब को मैनेज करने के लिए गए। अब इसमें कितना सच है कितना झूठ है वो हम नहीं जानते, लेकिन ये संदेह करने का मौका जो है वो मौका प्रधानमंत्री ने उठा लिया और चंद्रचूड़ साहब ने जो है उस मौका को टाला जा सकता था, वो टाला नहीं। दूसरी चीज जो श्रवण जी ने की, ये सरप्राइज एलिमेंट देने की नरेंद्र मोदी की एक स्टाइल है। वो कुछ ऐसा कर देते हैं कि जिसमें जो है पूरा पॉलिटिकल डिबेट जो है एक दूसरी ओर चला जाता है। बिल्कुल राहुल गांधी 4 जून के बाद जिस प्रधानमंत्री पर डिबेट होती थी, वो मन की बात पर कुछ कर देते थे, उस पर डिबेट होती थी, वो उसका कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट आता था, उसके ऊपर पूरा जो है मीडिया का कैमरा नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द रहता था। आज की स्थिति ये है, लोकसभा के परिणाम आने के बाद स्थिति ये बदली है कि पूरे जो ये कैमरे थे वो राहुल गांधी की तरफ चले गए। वो क्या बोले क्या नहीं बोले, वो संसद के अंदर अगर बोले, सड़क के अंदर बोले, विदेश में कहीं जाकर कुछ बात उन्होंने की है, तो सारी उसकी चर्चा हो रही थी। और नरेंद्र मोदी का एक मनोविज्ञान ये है कि ये बिना कैमरे बिना स्क्रीन के जो है वो बेचैन हो जाते हैं। तो ये एक तरीका भी है कि पॉलिटिकल डिबेट को जो है वो डाइवर्ट कर दो दूसरी ओर, और उसके साथ साथ जो है एक ये मैसेज भी आप दे दो। जैसे हाईकोर्ट के अंदर क्या हो रहा है हम जानते हैं। राहुल गांधी के जजमेंट के वक्त जो उनका सदस्यता निरस्त की गई थी, गुजरात हाईकोर्ट के जो जज थे उन्होंने पॉलिटिकल रिमार्क्स जो है उस वक्त कर दी थी राहुल गांधी के ऊपर। उनके जो स्टेटमेंट थे उसके ऊपर पॉलिटिकल जो है वो रिमार्क यहाँ के हाईकोर्ट के अंदर हुई थी। और बहुत सारे हम फैसले ये देख रहे हैं कि हाईकोर्ट में कुछ बात करी हो, सुप्रीम कोर्ट में अलग हुई हो। तो चंद्रचूड़ साहब के बहुत सारे ऐसे भी नतीजे हैं जो आधे अधूरे हैं। तो एक ये स्टाइल भी रहता है कि रहो दिए के साथ, अरे दिखो दिए के साथ, लेकिन रहो हवा के साथ। लोगों को ये भी लगे कि नहीं सुप्रीम कोर्ट जो है वो अच्छा कर रही है, जैसे राहुल गांधी की सदस्यता उन्होंने
वापस दिला दी, तो लोगों को लगा कहाँ ये नरेंद्र मोदी के लिए न्यायपालिका काम कर रही है। देखो ये मनीष सिसोदिया को जो वहां से जो है वो मुक्ति भी मिल गई। जो सारे संजय सिंह हैं वो भी देखो आम आदमी पार्टी के थे, उससे सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसको उनको भी न्याय दे दिया। तो कुछ व्यक्तिगत फैसले ऐसे आए, लेकिन बड़े फैसलों की जो चर्चा आनंद वर्धन साहब ने की, वो हिडनबर्ग का मामला हो, उसके अंदर सारी चीजें जो है उसको स्वीकार करते हैं, फिर वही सेबी पर छोड़ देते हैं कि भाई सेबी उसका रिपोर्ट करेगी। फिर पता चलता है कि सेबी की चेयरमैन जो है वो किस प्रकार से काम करती है। इलेक्ट्रो बॉन्ड पर बहुत सारी टिप्पणियां होती है, सिस्टम पर टिप्पणियां होती है, पॉलिटिकल पार्टियों पर टिप्पणियां होती है, स्टेट बैंक को लताड़ा जाता है, सारी चीजें होती है। उसके बाद में नतीजा क्या मिलता है? नतीजा बिल्कुल जीरो मिलता है। तो लग ये रहा है कि न्याय हो रहा है, लेकिन न्याय टिकता नहीं है। और आज जो हुआ है उसके अंदर उसका कोई भी कारण हो, हम नहीं जानते उसका क्या कारण होगा, किसकी क्या मंशा है, किसकी क्या इच्छा है, वो तो नवंबर के बाद पता चलेगा। जैसे गोगोई साहब और दूसरे लोगों के बारे में हमको पता चला है, वो तो बाद में हम उस पर टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन आज जो दृश्य आए हैं, वो दृश्य जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लोगों का जो विश्वास है, वो विश्वास को डिगाने का काम किया है। लोगों के अंदर जो है एक संदेह पैदा किया है। और नरेंद्र मोदी का जिस प्रकार का रवैया रहा है, जिस प्रकार का उनका स्टाइल रहा है, और जैसे उन्होंने सारी संस्थाओं पर कब्जा किया है, उसी उसी को देखते हुए लोग संदेह कर रहे हैं। वरना क्यों संदेह करते? लेकिन उनकी जो कार्य प्रणाली रही है, वो कार्य प्रणाली ऐसी है कि हर एक लोगों को अपने तरफ करके जो है न्याय जो है उनको भी दबाव में ला दिया जाए। तो लोग ये बात कर रहे हैं क्या चंद्रचूड़ साहब जो है वो नरेंद्र मोदी के दबाव में है, उन्होंने क्यों बुलाया? आप जो है उसका अंतर रख सकते थे, कोड ऑफ कंडक्ट का पालन कर सकते थे, अपने ऊपर तो आचार संहिता लगा सकते थे। आप ये गैर कानूनी है या नहीं वो अलग विषय है, लेकिन अपने आप पर आप आचार संहिता लगा सकते थे, वो नहीं लगाई है। और इसीलिए ये सारे जो है ये सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बिलाल सर के पास आऊंगा। बिलाल सर, जो बात कही गई है कि कोई दबाव रहा होगा या कहीं कोई और कुछ इसके पीछे जिस तरीके की मजबूरी होगी, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो बहुत समझते हैं। और जो कुछ भी हुआ, अभी इसके पहले भी कहा, शायद श्रवण जी ने कहा कि एक पूरी की पूरी पहले से सारी तैयारियां होती हैं, पूरा का पूरा वहां जो प्रधानमंत्री जाते हैं उसके पहले तमाम तैयारियों के लिए 4-4 कैमरे पहुंचे हैं। तो ऐसे में ये जो हुआ, एक तो क्या रोका जा सकता था, और दूसरा इसका नीचे क्या असर होगा? जब आप, हमें ध्यान है, हमने कई इंटरव्यूज देखे हैं चंद्रचूड़ साहब के, उसमें बहुत उन्होंने जो अभी शायद आनंद जी ने कही कि बहुत सारे उदाहरण देते रहे हैं वो तमाम की, वो सैटरडे और संडे को वो अलग मुद्रा में होते हैं और मंडे टू फ्राइडे अलग मुद्रा में होते हैं। यहां पर हमने देखा है कि उन्होंने बहुत पाठ पढ़ा है कि कैसे आप इसको दूरी बनाइए, क्या करिए, खुद ही जाके वहां फंसते हैं। तो ये कोई अगर ये जाने अनजाने जैसी तो बात लगती नहीं है। और इसके जो दूरगामी परिणाम, तो नीचे क्या संदेश चला गया, इसके क्या रिपरकेशंस होंगे, आपकी प्रतिक्रिया बिलाल सर? संजीव जी, दरअसल ये जो विषय है ये इतना सेंसिटिव है, और इससे रिलेटेड जो परसेप्शन है वो भी इतना ज्यादा संवेदनशील है कि इसके बहुत सारे शेड्स हैं और इसके रिपकल्शंस हैं और बहुत सारी इसकी डायमेंशंस हैं। दरअसल एक आपने बचपन से हमने कहावत सुनी है कि पारस पत्थर या पारस मणि जिस चीज से छुआ दो वो सोना हो जाती है। लेकिन यहाँ प्राइम मिनिस्टर का जो व्यक्तित्व है वो ऐसा है कि जिनके साथ वो मिल लेते हैं वो विवादों से घिर जाता है। एक दौर था कि प्राइम मिनिस्टर ने गुजरात के चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी के पॉलिटिकल एडवाइजर, कांग्रेस अध्यक्ष को यह कहते हुए संबोधित कर दिया था कि अहमद भाई हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। तो अहमद पटेल अपनों के निशाने पर आ गए थे और उनको मोदी जी की इस टिप्पणी से अपने आप को बचाना मुश्किल हो गया था और उनको यह कहना पड़ा था कि मेरी आज तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कोई मुलाकात नहीं हुई। एक दूसरा उदाहरण पेश करना चाहूंगा कि जब राज्यसभा के अंदर एलओपी गुलाम नबी आजाद
का जब कार्यकाल खत्म हो रहा था तो मोदी जी ने जो उनके फेयरवेल पे जो भाषण दिया था, जो रोए थे, तो उसने गुलाम नबी आजाद को इतने तरह के विवादों में घेर दिया था कि गुलाम नबी आजाद अपनी पार्टी के निशाने पर आ गए थे, एक परसेप्शन में घिर गए थे कि आपकी क्या अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ है। दरअसल ये व्यक्तित्व जो है प्राइम मिनिस्टर का, जिस विचारधारा से वो आते हैं, जिस जिस पार्टी से का वो रिप्रेजेंट करते हैं और जिस तरह की उनकी कार्यशैली रही है, उस पूरे दृष्टिकोण को समझने की जरूरत है कि उस पार्टी की मंशा संविधान को लेकर क्या रही है, वो पार्टी संविधान में बदलाव के जो मुखर होकर आवाजें देती है उसका क्या मतलब होता है, उस पार्टी की विचारधारा आरक्षण को लेकर किस तरह से बात करती है, उस पार्टी की विचारधारा के नजर में न्यायपालिका की क्या हैसियत है, उस पार्टी की विचारधारा के दृष्टिकोण के अंदर जो कॉमन सिविल कोड के अंदर 15 अगस्त को कॉमनल सिविल कोड कहा गया और सेकुलर बनाने की बात कही चीफ जस्टिस की प्रेजेंस में, उसके परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। उसके बाद जिस तरह से समय समय पर जो चीफ जस्टिस है उनको आईटी सेल ने जिस तरह से ट्रोल किया है, उस परसेप्शन को, उस परिप्रेक्ष्य को समझने की जरूरत है। ये बात ठीक है कि डीवाई चंद्रचूड़ जी के ऐसे बहुत सारे जजमेंट हैं जो अवधारणा में सरकार के विरुद्ध जाते नजर आए, जैसे चुनाव आयोग के विरुद्ध, चुनाव आयोग के संबंध में उनका एक डिसीजन बहुत महत्वपूर्ण था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष से रिलेटेड उनका जो डिसीजन था वो बहुत महत्वपूर्ण था। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जो चुनी हुई सरकार है उससे रिलेटेड जो उनका डिसीजन था वो बहुत महत्वपूर्ण था। तो ऐसे बहुत सारे डिसीजन हैं जहां उन्होंने संविधान की मर्यादाओं का पालन किया है, और ऐसे बहुत सारे हिडन एरियाज भी हैं जहां पर यह माना जाता है कि वो अपनी डगर से भटक गए या उन पर सवाल खड़े हुए। आप इसको भी इस तरह से भी देखिए कि अभी 2-3 दिन पहले दिल्ली के अंदर विश्व हिंदू परिषद की एक बहुत बड़ी बैठक होती है जिसके अंदर देश के अंदर रिटायर्ड जजेस तकरीबन बहुत अधिक संख्या में भाग लेते हैं। इस बैकग्राउंड को भी देखने की जरूरत है। और जो मौजूदा केसेस हैं न्यायपालिका, खासतौर से सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो हमारे सबके सामने हैं। तो इन सब परिप्रेक्ष्य के अंदर एक नैरेटिव जो राहुल गांधी बार बार बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को खतरा है और हिंदुस्तान के संविधान पर निरंतर हमले हो रहे हैं, इस पृष्ठभूमि को भी समझने की जरूरत है। और इस पृष्ठभूमि में मोदी जी के व्यक्तित्व को समझने की जरूरत है कि उनकी इंटेंशन, उनकी कार्यशैली, उनकी मंशाएं क्या रही है। तो जब इस पृष्ठभूमि में इस तरह का व्यक्तित्व जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिलता है या उन्हें बुलाया जाता है या वो खुद मिलने जाते हैं, ये एक अलग इशू है, तो सवाल उठने लाजिम है। बिल्कुल। या आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आप इसको बहुत ही सोफिस्टिकेटेड अंदाज में कहें कि कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से की जो उनके मन में भले ही ऐसी कोई बात ना हो, लेकिन जो समाज में एक अवधारणा है, जो उनसे थोड़ी बहुत चूक हुई अगर उन्होंने बुलाया है, मान के चलिए, तो फिर वो कार्यपालिका ने उन्हें ट्रैप कर लिया है, विधायिका ने उन्हें ट्रैप कर लिया है। जिस तरह से उनके फोटो वायरल हुए, जिस तरह से उसे पब्लिक परसेप्शन में लाया गया, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने अपनी इमेज को सुधार लिया और न्यायपालिका की इमेज को दांव पे लगा दिया, तो जो डैमेज करना था वो कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये कह सकता हूं इस सारे परिप्रेक्ष्य में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ट्रैप हो गए हैं या उनकी वो भूल चूक हुई है, ये तो वो और प्राइम मिनिस्टर जानते हैं कि किसने किसको इनवाइट किया, लेकिन परसेप्शन में उन्हें ट्रैप कर लिया गया है। एक संदेश साफ साफ है, आम पब्लिक में जो धारणा है न्यायपालिका को लेके वो उससे विचलित होती है और जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो वाजिब हैं। और इसको एक शेर के माध्यम से आप ये कह सकते हैं कि उनके आने का मंजर कोई तमाशा नहीं,
दूर तक देखिए, देर तक सोचिए। बिल्कुल 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 बिलाल सर ठीक कह रहा है। श्रवण सर, जो बात बिलाल जी ने कही है, एक तो वो भी कि ये फायदा उठा लिया गया, कहीं उनका जो भाव निकल कर आता है और नुकसान कर दिया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत बड़ा नुकसान तो देश का न्यायपालिका जो है, जिसको बार बार कहीं पाठ पढ़ाने की बात होती है, वो हो गया है। मुझे लगता है बड़ा नुकसान हो गया है। इसको कैसे लिया जाए? आपने पहले दौर में कहा है कि इसके दूरगामी परिणाम भी होंगे और ये मसला बहुत जटिल और कठिन है। क्या आप इस पे सब पे कहिएगा सर? देखिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि जानबूझ करके चंद्रचूड़ इस तरह से कर नहीं सकते, क्योंकि उनका इस तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जज रहते हुए भी जो आनंद वर्धन जी ने कहा कि वो सैटरडे और संडे को कैसे रहते हैं और मंडे से फ्राइडे तक कैसे रहते हैं, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। वो जिस फैमिली को बिलोंग करते हैं, उनके पिताजी जो थे, जो उनके संस्कार हैं, चंद्रचूड़ जी की पूरी फैमिली की जो हिस्ट्री है, मैं इन तमाम चीज़ों के बावजूद ये मानना चाहता हूँ, और यही चीज़ मैं गोगोई के मामले में भी मानना चाहता हूँ कि उनको ट्रैप किया गया था। जो जो व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है रोस्टर को लेके 5-6 जजों की, उसमें उपस्थित रहता है और फिर इस तरह से फंस जाता है, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये कुछ हुआ है इसमें, और वो चंद्रचूड़ उसको बताएंगे बाद में, रिटायरमेंट के बाद में, क्योंकि वो अभी तो बोलेंगे नहीं। देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी जो खबर थी, वो ये खबर थी 2 साल पहले कि राहुल गांधी को जेल जाने से बचा लिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और आज अगर हम जो देख रहे हैं देश में लोकतंत्र को, या 4 जून के नतीजों को देख रहे हैं, या 52 से 99 तक की सीटें देख रहे हैं, वो उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि सूरत की 2 अदालतें, गुजरात की अदालत, और उन तमाम प्रेशर्स के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को जो रिलीफ दिया, वो वास्तव में इस देश के लोकतंत्र को बचाया है। सरकार क्या करना चाहती है संजीव जी, जो आपने अपनी भूमिका में कहा था वो बहुत महत्वपूर्ण है, कि 9 जजों की बेंच का फैसले को रॉयल्टी के मामले में, खनिजों की रॉयल्टी के मामले में, ये सरकार उलटना चाहती है और रिव्यू के लिए गई है। ये पूरी की पूरी केंद्र सरकार की कमर टूट जाएगी ये पूरे के पूरे मामले में। और इसमें जो खास बात ये है, हमारे यहाँ के खोजी पत्रकार कितनी खोज करते हैं पता नहीं, मध्य प्रदेश सरकार को इसमें पिटीशन में, रिव्यू पिटीशन में पार्टी बनाया गया है। आप तो मध्य प्रदेश के हैं, जरा निकाल के देखिए अच्छा। कि कांग्रेस की जब हुकूमत थी तब मध्य प्रदेश सरकार ने पिटीशन किया था कि रॉयल्टी का हिस्सा उनको मिलना चाहिए। जो रॉयल्टी है जी। वो, उस पर हक राज्यों का होता है। ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, इससे सबसे ज्यादा फायदा राज्यों को होने वाला है। बिल्कुल। और राज्यों के खनिज का, चाहे झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उड़ीसा हो, ये जो मिनरल रिच स्टेट्स हैं, ये उनकी इकोनॉमी को पूरी तरह बदल देगा। और ये जो अडानी अंबानी की जो
कि जो पूरी की पूरी इकॉनमी है एक्सप्लॉयटेशन की खनिजों के, उसको ध्वस्त कर देगा ये 9 जज जो बेंच का फैसला है। सर आप केंद्र सरकार की हिम्मत देखिए कि वो कोई सिंगल जज का फैसला हो, सिंगल बेंच का या डबल बेंच का हो, 3 जजों की बेंच का हो, वो 9 जजों की बेंच के फैसले को के खिलाफ ये सरकार उसको उलटना चाहती है और उसकी जल्दी हियरिंग की मांग कर रही है। जी तो मैं ये मानता हूं संजीव जी, एक चीज ये भी मान लीजिए, हम जो बात कर रहे हैं उसका एक दूसरा पक्ष भी सुन लीजिए। वो ये पक्ष ये है कि हो सकता है चंद्रचूड़ आने वाले 2 महीनों में इस सरकार के खिलाफ ऐसे फैसले दें कि सरकार की पूरी कमर टूट जाए सर और ये जो A1 और A2 हैं ये पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएं। सर मैं अपनी बात को फिर रिपीट कर रहा हूं, जो हुआ बहुत गलत हुआ है और एक मान के चल रहा हूं कि वो एक कॉन्स्पिरेसी का पूरा घटनाक्रम शिकार हुआ है और उसकी परतें बाद में खुलेंगी। सर सर तो इसलिए आने वाले दिनों की प्रतीक्षा करना चाहिए। ये काफी चौंकाने वाला हुआ है जो भी हुआ है। सर 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 और सर जो कहा है कि कम से कम चंद्रचूड़ इतना तो कर सकते थे कि भाई वो कैमरे वालों को बाहर कर दें, फोटोग्राफी बंद कर दें, रिकॉर्डिंग बंद कर दें, पर वो उसकी पूरी जो रिहर्सल हुई थी वो अगर चंद्रचूड़ जी की सहमति से हुई थी तो वो एक्चुअल रिकॉर्डिंग के टाइम उनको हटा नहीं सकते थे, मना नहीं कर सकते थे। सर इसलिए ये पूरा मामला बहुत बहुत जबरदस्त तरीके से एक्सप्लोड होने वाला है और सर। ये महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा, ये भी मैं बता रहा हूं आपको, मुझे लगता है। जी सर सर बिल्कुल बिल्कुल, मुद्दा तो बड़ा सर बन गया है और महाराष्ट्र में तो निश्चित तौर पर आप जो कह रहे हैं हो नहीं है। और मैं उसी को कल पढ़ रहा था, वो कल वाला जो फैसला उसको देखा मैंने, तो 1.5 लाख करोड़ रुपए के लगभग का उसमें है और जो प्राइवेट पार्टीज हैं, जो प्लेयर्स हैं इस क्षेत्र के, उनमें 80,000 करोड़ के आसपास का उन पे कहीं भार आना है, तो उसी से जोड़ के कहा जा रहा है, देखा जा रहा है, तो उसी पे बात हुई। आनंद सर, सब पर आप और दूसरा क्या जो सीजेआई है उस मना करने में ऐसा कौन सा तूफान आ जाता कि अगर आप मना कर देते, जैसे आपने वो उदाहरण भी दिया कि वो उठ के चले गए थे जब नेहरू जी के साथ वाला दौर, क्या अब इतना भी नहीं आपके पास साहस बचा है? मतलब आप रिटायरमेंट के पहले आपका पुनर्वास की चिंता शायद, क्या क्या इन सबको कैसे देखा जाए? और इतना ज्यादा इस पे जो मैसेज गया है, इतना इतना ऐसा मैसेज है कि देश का जो क्या हम कहते हैं आई विल सी यू इन द कोर्ट, तो कहीं वो सब अब ध्वस्तता की ओर है। मैं सभी से चाहूंगा, आपसे शुरू करता हूं, फिर मैं बिलाल सर तक चले जाऊंगा। मैं बहुत संक्षेप में, क्योंकि समय का वो है, मैं एक चीज पहले बता दूं, मैं एक चीज को, आप सारी चीजें अलग कर दीजिए सर। एक चीज, ये चंद्रचूड़ साहब ने किसी लेक्चर में ये बताया था कि भाई लोअर कोर्ट को बेल देनी चाहिए और लोग बेल नहीं देते हैं और इससे कितना लोड आता है और हम लोगों को कितना न्याय की प्रक्रिया कितनी देर होती है। अगर आपको याद हो, एक महिला जज ने दिल्ली में वो लिखा और जब उन्होंने ये जजमेंट दिया तो उन्होंने चंद्रचूड़ साहब को कोट किया कि इवन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ऐसे से कहा है और ये इसलिए मैं इसको दे रही हूं बेल। हाईकोर्ट में वो उल्टा गया, चंद्रचूड़ साहब उसके रेस्क्यू के लिए आए। देखिए, एक चीज, अगर कोई आपको मैं यहां कुछ कह रहा हूं और अगर आप इसके बिना पे आप आगे कह रहे हैं कि भाई ये कोट करके कह रहे हैं, तो ये आए थे, ही इज दी सुमोटो, वो मालूम नहीं क्या क्या चीजें इस देश के लेते रहते हैं। अगर अर्णब गोस्वामी का रात में 9-10 बजे केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सुन सकता है, तो उस महिला जज को जब इस तरह से उसके जज को पलटा गया, उसके में क्या क्या नहीं कहा गया कि उनको ये नहीं कहना चाहिए था, उनको ये नहीं कहना चाहिए था। खैर, मैं ये बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि एक फैसला कल आने वाला है और मैं आपके यहां भी आते हैं, मैं भी उनसे वह बात करता हूं, मैं नाम लेके बोल रहा हूं, प्रोफेसर अखिल स्वामी, उन्होंने आज ये कहा और उन्होंने स्पष्ट आरोप लगाया है, मैं टर्म यूज कर, उन्होंने कहा ये मेरा आरोप है, उनका आरोप ये बिल्कुल क्लियर है और ये कल क्लियर हो जाएगा।
देखिए, जो भी कानून की बेसिक जानकारी भी अगर है किसी को, बेल कोई जजमेंट, ट्रायल कोर्ट का जजमेंट नहीं है। बेल आपके प्योरली एक डिस्क्रिशनरी पावर जज की है, जब उसको ये लगे कि ये बेल देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। वो घूमते 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 पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। मैं केजरीवाल साहब की बात कर रहा हूं, सेम केस में ईडी से मिल चुकी है, सीबीआई से नहीं मिली है। 5 तारीख को जजमेंट रिजर्व होता है, 5 सितंबर को, और फर्ज करिए कि अगर वो कल छूट जाते हैं तो 7-8 दिन क्यों रहे जेल में, जबकि उस समय जब जजमेंट उनको देना था। तो ये मैं इसलिए सिर्फ बात कर रहा हूं, जजमेंट ऑपरेटिव दे दिया जाता है, जजमेंट 7-7 8-8 दिन नहीं रखा जाता है। जो आरोप है अखिल स्वामी साहब को, और अगर आप उसको 2+2 करिए, उनका कहना यह है कि ये जो इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो हरियाणा में गठबंधन होना था, उसको बीजेपी ने ये कहा था कि अगर ये गठबंधन नहीं होगा, और ये जजमेंट रिजर्व किया गया। आपको इतना प्रताड़ित किया गया कि अंत में वो नहीं मान हुआ, और उसके बाद ये कहा गया है कि अब जाके सब सीटों पे लड़िए। और अगर कल अरविंद केजरीवाल साहब छूट जाते हैं, जिसकी पूरी संभावना है, तो अरविंद केजरीवाल साहब पूरी शिद्दत के साथ हरियाणा इलेक्शन में आम आदमी पार्टी का प्रचार करेंगे, जिसने पिछले बार 46 जगह लोग लड़ाए थे और उनको शायद 0.5% वोट मिला था। कुल 46,000 या कुछ ऐसे वोट मिले थे 1.25 करोड़ वोटों में से, जो वोट पड़े थे उसमें मैं बात कर रहा हूं। तो ये बहुत सी चीजें जो शायद नजर में नहीं आएंगी, कभी इसका कोई एविडेंस नहीं होगा, इसका कुछ नहीं होगा, ये आप सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के द्वारा ही इसको समझ सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों होगा। गुलाम नबी आजाद साहब को, मैं थोड़ा विषय से अलग जाऊं, गुलाम नबी आजाद साहब 15 दिन पहले ऐसे बीमार थे कि वो कह रहे थे नहीं भाई मैं तो बहुत बीमार हूं, अपना देख लो। उन्होंने उनका ये स्टेटमेंट पेपर में है कि उन्होंने अपने पार्टी के लोगों का अपना देख लीजिएगा, मैं बहुत बीमार हूं, मैं कहीं प्रचार नहीं कर पाऊंगा। ऐसी कौन सी घुट्टी, ऐसी कौन सी दवाई, ऐसा कौन सी चीज उनको पिला दी गई कि वो बिल्कुल तैयार होकर लेफ्ट राइट परसों से करने लगे। मतलब ये घुट्टी, भाई ये घुट्टी सबको पता है कौन सी घुट्टी है, तो वो घुट्टी पिलाई गई, वो लेफ्ट राइट करने लगे। तो मैं जिस उसमें कह रहा हूं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिस पद पे रहते हैं, उस पद से सारे लोगों की बहुत आंखें रहती हैं उसके ऊपर, लोगों का विश्वास रहता है। सुप्रीम कोर्ट इस देश का 99.99% लोग पहुंच नहीं सकते हैं। वो पहुंचते बड़े ही आदमी, वहां एक आदमी की फीस ही वकील साहब की 10-12-20 लाख रुपए होती, कौन आदमी ये दे पाएगा फीस। लेकिन इन सबके बाद भी एक विश्वास रहता है कि कोई एक न्याय का आखिरी है। वो विश्वास मेरे हिसाब से आज टूटा है। संजीव जी। सर राजेश जी क्या कहेंगे आप? जो हम उसी पे पहले भी हुई है, लेकिन ये जो विश्वास टूट गया है, ध्वस्त हो गया है, क्या आप? देखिए, उसका मूल कारण यह है कि जब आप एक बिल्कुल अविश्वसनीय व्यक्ति राजनीतिक रूप से हैं, उनसे मिलते हैं, तो उसका जो असर है वो आपके ऊपर पड़ेगा। और उसमें जो है वो कोई ट्रैप हो या कोई प्रेशर हो, कुछ भी हो, अगर ट्रैप में भी आप फंसते हो तो आप सुप्रीम कोर्ट के माननीय जो है मुख्य न्यायाधीश हो। तो अगर न्यायाधीश ही ट्रैप में फंस जाएगा तो उसका मतलब यह है कि न्याय भी ट्रैप में फंस जाएगा। तो जितनी भी अभी बातें हो रही है वो क्यों हो रही है? वो चंद्रचूड़ नरेंद्र मोदी को नहीं मिलते, नरेंद्र मोदी पर कोई सवाल उठा रहा है? नहीं उठा रहा है, क्योंकि उनको तो लोग जानते हैं, उनकी फितरत को जानते हैं, वो किस प्रकार से काम करते हैं सारे लोग जानते हैं। तो सवाल उस पर उठने ही वाले नहीं है। तो ये चीज जो हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, उस चीज का जो है वो नॉलेज जो है वो चंद्रचूड़ को भी रहा होगा। इसलिए मैंने कहा कि उनको अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए था। जब प्रधानमंत्री कार्यालय से वो बात आती है, हमारे यहाँ कोई फंक्शन हो और मुख्यमंत्री या कोई मंत्री भी आने वाला हो, तो 2 दिन पहले से जो है पुलिस आना शुरू कर देती है, जो रास्ते वो है चेक कर लेती है कि गाड़ी वहां पर बिना ब्रेक के जा सकती है, नहीं जा सकती है, आगे पीछे कोई बड़ा जो है पार्टी प्लॉट है, उसमें कोई टावर बड़ा फ्लैट नहीं है जहां से हमला हो सकता है, सारी चीजें देखते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि प्रधानमंत्री निकले थे और अचानक जो है वहां पहुंच गए, लेकिन जो है वो बिल्कुल अपने विघ्नहर्ता के पास गए हैं। और कौन से विघ्नहर्ता के पास गए ये तो नरेंद्र मोदी ही बता सकते हैं कि वो गणेश जी की आरती करने गए थे या चंद्रचूड़ साहब की आरती करने गए थे। लेकिन ये एक ऐसा व्यक्ति है जो बिना स्वार्थ के किसी को जो है वो नहीं मिलता। वो गुलाम नबी आजाद के लिए रोए
तो उस रोने के पीछे, वो खुद अपनी माँ के पीछे रोते थे, वो आंसू के अंदर भी राजनीति थी। तो गुलाम नबी आजाद जो है वो कौन सी चीज है जो अपनी माँ को जो है वो 2000 रुपए के लिए कतार में खड़ा कर सकता है आदमी अपनी राजनीति के फायदे के लिए, तो वो किसी का भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसमें दोष मैं नरेंद्र मोदी का इसलिए कम समझता हूं कि वो तो ये करते ही हैं, लेकिन अगर आप अपना कंधा देते हो तो आपकी जो विश्वसनीयता है उस पर सवाल उठना शुरू हो जाता है। बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं आप। कंधा आप सिर रखने के लिए कंधा रखने के से आप अपना वो दे रहे हैं, बाजू दे रहे हैं। बिलाल सर, इसमें एक और भी बात है। हम जो बात करें कि नरेंद्र मोदी जी का तो हर दांव कैलकुलेटिव होता है। अगर हम चंद्रचूड़ जी की जो बात बार बार हो रही कि उन्हें तो सोचना था, करना था। अभी हमने देखा था अभिनव चंद्रचूड़ जी की भी एक पुस्तक आई थी, उस पुस्तक में उन्होंने बड़ी सारी बातें लिखी और सबसे बड़ा जो उन्होंने संहिता होती है जो उसका स्मरण कहीं उसमें है कि जजेस को कैसे एक कैलकुलेटिव दूरी बना के रखना चाहिए, शायद वही पढ़ लेते तो भी ये चूक नहीं होती। आपकी टिप्पणी सर। संजीव जी, अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप ड्राइव करते हैं गाड़ी तो ट्रकों के पीछे लिखा रहता है कि नजर हटी दुर्घटना घटी। तो मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की इंटेंशन पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा, नहीं मैं ये कह रहा कि वो कहीं गलत है। आप बिलाल सर माफी चाहूंगा, खड़ा ना करें, लेकिन खड़ा तो हो गया, उनके इंटेंशन पे सवाल नहीं, तो खड़ा हो गया। मैं व्यक्तिगत नहीं कर रहा। जी जी। लेकिन आज जो ये घटना है ये वास्तव में भारतीय इतिहास में एक दुर्घटना कहलाई जाएगी। और मैं आज के बाद जो फैसला आएंगे, सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा, खासतौर से 2 महीने तक जब तक चीफ जस्टिस मौजूद हैं बेंच पर, वो अगर वो फैसले सही भी हैं और परसेप्शन में विधायिका के या आपकी सरकार के विरुद्ध जाते हैं या फेवर में जाते हैं, तो वो इसी परसेप्शन में देखे जाएंगे आने वाले समय में जो मुलाकात हुई है। इसी दृष्टिकोण से उनका एनालिसिस होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं श्रवण सर, एक बहुत अच्छी चर्चा के लिए आपका, आनंद सर आपका, राजेश जी और बिलाल सर, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। आपने हमारे लिए समय निकाला, धन्यवाद और आभार। तो ये थी हमारी आज की चर्चा, और चर्चा में सारा कुछ आपने सुना, देखा। हमारा अनुरोध यही होगा कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि ज्वाइन का बटन दबाए तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। हमारा अनुरोध ये भी होगा कि हमारे ये जो चर्चा थी ये आपको कैसी लगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।